हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मियोसिस। मियोसिस में आपको पता है कि दो डिवीज़न होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, है ना। तो जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीज़न होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो पेरेंटल सेल से हाफ नंबर रह जाता है डॉटर सेल के अंदर। लेकिन माइटोसिस के अंदर आपने देखा था, जिसको इक्वेशनल डिवीज़न हमने कहा था, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के अंदर भी डॉटर सेल के अंदर भी सेम रहे थे। तो उसको इक्वेशनल डिवीज़न जो है बोला था कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर मियोसिस के अंदर क्या हो जाता है, हाफ रह जाता है। इसलिए मियोसिस को जो है रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं, और पर्टिकुलरली मियोसिस 1, क्योंकि आपको पता है कि मियोसिस के अंदर जो डीएनए का जो डबलिंग होता है इंटरफेज में वो एक बार होता है, लेकिन जो है डिवीज़न 2 बार होता है। इसलिए क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो हाफ रह जाता है मियोसिस के अंदर। इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं और इसको हेट्रोटिपिकल डिवीज़न बोलते हैं। हेट्रोटिपिकल, है ना। माइटोसिस को होमोटिपिकल बोला था क्योंकि डॉटर सेल और पेरेंटल सेल सेम होते हैं। ना तो क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ चेंज होता, ना नंबर के अंदर कुछ चेंज होता, ना क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज होता। लेकिन मियोसिस के अंदर आप देखेंगे कि क्रोमोसोम्स का नंबर भी हाफ रह जाएगा, नंबर के साथ साथ क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ चेंजेज आ जाएंगे, वेरिएशन आ जाएंगे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और कुछ और भी प्रोसेस होती है जो मैं बताऊंगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर होती है या क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन होती है उसके अंदर भी चेंज आ जाता है। तो डॉटर सेल एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती पेरेंटल सेल के, इसलिए जो है मियोसिस जो मियोटिक डिवीज़न है उसको हेट्रोटिपिकल डिवीज़न भी बोलते हैं। और आपको पता है मियोसिस के अंदर डीएनए डुप्लीकेट तो एक बार होता है, क्योंकि इंटरफेज के दौरान सिंथेटिक फेज जो होता है इंटरफेज का वहाँ पे, लेकिन सेल 2 बार डिवाइड करते हैं, एक बार मियोसिस 1 में और एक बार मियोसिस 2 में। तो एक सेल से 4 सेल बनती है मियोसिस के अंदर, और माइटोसिस में केवल एक सेल से 2 सेल वहाँ पे बनी थी। क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएगा। अब जो मियोसिस जो होती है ना, तो मियोसिस कौन सी सेल्स के अंदर होती है? मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल के अंदर होगी। मियोसिस विल ऑलवेज टेक प्लेस इन द डिप्लॉइड सेल्स ओनली, क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ तभी हो सकता है जब क्रोमोसोम के 2 सेट हों, और क्रोमोसोम्स के 2 सेट डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होता है। तो मेजॉरिटी जो होती है मियोसिस की, वो गोनेड्स की जो जर्म सेल्स होती हैं, जिनके अंदर गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस चलते हैं, जिनसे गैमेट्स बनते हैं, तो उन सेल्स के अंदर मियोसिस जो है वो चलती है। डिस्कवरी जो है मियोसिस की वैन बेंडेन ने की थी, है ना, और उसने जो है इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में कोई भी इंटरफेज नहीं होता। किसी किसी सेल में इंटरफेज होता है, लेकिन वो ना के बराबर होता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है इंटरफेज। अब जो इंटरफेज जो होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर, उसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है, केवल कुछ आरएनए और कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, अगर वो इंटरफेज प्रेजेंट है तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के अंदर। तो ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाया गया है मियोसिस, है ना। तो इंटरफेज होगा मियोसिस से पहले, इंटरफेज होने के बाद जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं, एक रेड कलर में और एक लाइट ब्लू कलर में। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हम अपने जो हैं फादर से ड्राइव करते हैं, और 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो मदर से आता है, ठीक है। तो एक सेट जो हमारे फादर से आया है और एक सेट जो मदर से आया है, तो उन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो इसके अंदर जो है मियोसिस 1 की बात करेंगे तो देख लो, पहले मदर सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम थे, तो डॉटर सेल्स के अंदर केवल 2 क्रोमोसोम चल गए, एक रेड कलर का क्रोमोसोम, एक ब्लू कलर का, है ना, दोनों में। तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे हाफ रह गया। तो मियोसिस के अंदर क्या होगा? मियोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, लेकिन मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट ना होकर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, जैसा कि माइटोसिस के अंदर हुआ था, ठीक है। तो अब मियोसिस 1 को हम स्टडी करते हैं कि मियोसिस 1 में क्या होता है। मियोसिस 1 के अंदर, है ना, वही 2 पार्ट, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये सभी माइटोसिस हो, चाहे मियोसिस 1 हो चाहे मियोसिस 2 हो, ये दोनों स्टेज मिलेंगी, कैरियोकाइनेसिस उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो मियोसिस 1 की है ना, वो आपको पता है
उसके भी 4 जो है स्टेजेस मिलेंगी कैरियोकाइनेसिस की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। लेकिन मियोसिस 1 की जो प्रोफेज होगी, देखो मियोसिस 1 के साथ में जितने भी स्टेज लगे होंगे सबके साथ में 1 लगा होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, ठीक है। अब जो प्रोफेज 1 है मियोसिस 1 की, वो सबसे लंबी स्टेज है, ठीक है। इट विल बी द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, है ना, ऑफ द ऑल अदर स्टेजेस। अब एक चीज़ और है कि जो प्रोफेज 1 है, दिस प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू द 5 सब फेजेस, 5 डिफरेंट फेजेस। वो 5 अलग अलग फेज होंगे जिनके अंदर अलग अलग चीज़ें चलेंगी, वो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में 5 अलग अलग सब फेजेस कौन से होंगे? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये 5 सब फेजेस आपको प्रोफेज 1 के अंदर दिखेंगे। अब प्रोफेज 1 का जो सबसे पहला जो स्टेज है, पहला सब स्टेज है, उसको बोलते हैं लैप्टोटीन स्टेज। लैप्टोटीन स्टेज के अंदर क्या होगा, जो सेल का वॉल्यूम या जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है, वो न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, है ना। स्मॉल, जैसे इंटरफेज के बाद जो साइज होगा न्यूक्लियस का, उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपको पता है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? डिहाइड्रेशन प्रोसेस। और डिहाइड्रेशन प्रोसेस के साथ साथ स्पाइरलाइजेशन प्रोसेस भी होता है। स्पाइरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो भी क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे, क्रोमेटिन थ्रेड्स होंगे, उनकी आपस में स्पाइरल कोइलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो साइज होगा क्रोमेटिन फाइबर का वो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट साइज होना हो जाएगा, ठीक है। तो इन 2 प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर्स। इसके अलावा एक कोइलिंग है जिसको बोलते हैं पैरानेमिक कोइलिंग। पैरानेमिक कोइलिंग में क्या होगा कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स, अलग अलग क्रोमेटिन फाइबर्स जो एक दूसरे के साथ में अपने ऊपर कोइलिंग स्टार्ट करते हैं, वो कोइलिंग लूज कोइलिंग होती है, एंड दैट कोइलिंग कैन बी रिमूव्ड ईजिली, ठीक है। तो वो जो लूज कोइलिंग होगी, उस लूज कोइलिंग को बोलते हैं पैरानेमिक कोइलिंग। माइटोसिस के प्रोफेज में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो कोइलिंग होती है, दैट कोइलिंग विल बी टाइटली कोल्ड, है ना, वेरी हाई टाइट कोइलिंग होती है, जो ईजिली जो है वो सेपरेट नहीं हो सकती, है ना। तो वो थी प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग। लेकिन यहाँ पे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जो कोइलिंग होगी क्रोमेटिड्स की आपस में, वो लूज कोइलिंग होती है, उसको पैरानेमिक कोइलिंग बोलते हैं। इसके अलावा जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं लैप्टोटीन स्टेज के अंदर, तो वो लैप्टोटीन स्टेज के सारे जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसी एक पॉइंट के ऊपर सारे के सारे इकट्ठे अटैच हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ बुके, जो फ्लावर्स का जो बुके होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे जो विजिबल है, इसको बुके स्टेज बोलते हैं। इस बुके स्टेज के अंदर सारे के सारे क्रोमेटिन फाइबर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं। वन एंड ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर अटैच्ड एट द वन पर्टिकुलर पॉइंट, जिसकी वजह से इसकी शेप जो होती है क्रोमेटिन फाइबर्स की, वो बुके टाइप की शेप जिसके अंदर हो जाती है, जिसको बुके स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो लैप्टोटीन के अंदर ये 2-3 चीज़ें चेंज हुई, न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपस में जो कोइलिंग होती है क्रोमेटिन फाइबर्स के बीच में, वो पैरानेमिक कोइलिंग होती है, और बुके स्टेज के अंदर अरेंजमेंट हो जाता है क्रोमेटिन फाइबर्स का। जो सेकंड स्टेज है प्रोफेज 1 की, उस सेकंड स्टेज को बोलते हैं जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स थे, अभी तक मैं इनको क्रोमेटिड्स बोल रहा हूँ क्योंकि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म होती है क्रोमेटिड्स की, और वो मेटाफेज स्टेज के अंदर होती है। उससे पहले जो लेस कंडेंस्ड स्टेज होती है या डीकंडेंस्ड स्टेज होती है क्रोमेटिन फाइबर्स की, उसको क्रोमेटिड हम बोलते हैं। तो जो अलग अलग क्रोमेटिड्स हैं, है ना, होमोलोगस जो क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है, तो वो होमोलोगस क्रोमेटिड्स की आपस में पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो अपने पेयर को ढूंढ के एक दूसरे के साथ में अलाइनमेंट उनकी आपस में हो जाती है। मान लो ये एक क्रोमेटिड है, इसके साथ में दूसरा क्रोमेटिड, इनकी क्या हो जाएगी, आपस में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसको जो अलाइनमेंट होता है, जो पेयरिंग होती है, उसको बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्स बाय द होमोलोगस क्रोमोसोम, तो वो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक दूसरे के साथ में पेयरिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको बाईवैलेंट बोल देते हैं, बाईवैलेंट,
ठीक है ना, क्योंकि दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं। बाईवेलेंट जो है साइनेप्सिस चलती है इसके अंदर। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया इसके अंदर आप देखो, एक क्रोमेटिड ये है, दूसरा क्रोमेटिड ये है, दोनों क्रोमेटिड्स आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, तो उसको बोलेंगे साइनेप्स, है ना, साइनेप्स। और बाईवेलेंट उसको बोल देंगे क्योंकि दो अलग अलग जो है क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा साइनेप्सिस के अलावा क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन फिर से चलता है ना, कंडेंसेशन तो चल ही रहा है पिछली स्टेज से, तो इसके अंदर भी और ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाएगा डिहाइड्रेशन एंड स्पाइरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। इसके अलावा जो एस्टर जो का फॉर्मेशन हो गया था लेप्टोटीन स्टेज के अंदर, अब वो एस्टर्स क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे टुवार्ड्स द अपोजिट पोल, है ना। तो ये जो एस्टर्स हैं इधर से जो है इसका मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा टुवार्ड्स द अपोजिट पोल्स। तो मूवमेंट ऑफ द एस्टर्स टुवार्ड्स द अपोजिट पोल होगा। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी होगी, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, देखो ये जो डायग्राम में दिखाया गया है ये है पेयरिंग दिखा रखी है ना। तो पेयरिंग कैसे दिखा रखी है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, ठीक है, दूसरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये है ना। दोनों के अलग अलग कलर इसलिए दिखाए गए हैं कि दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग पेरेंट्स से मिले हैं, एक मदर से एक फादर से। तो दोनों जो सेम क्रोमोसोम होंगे, है ना, एक फादर से आएगा एक मदर से आएगा, दोनों की आपस में इस तरह से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर जो है पेयर करना स्टार्ट कर देंगे। ये साइड बाय साइड यहाँ पे दिखाया हुआ है, साइड बाय साइड पेयरिंग ना होती, एक क्रोमोसोम के ऊपर दूसरे की क्रोमोसोम की पेयरिंग यहाँ स्टार्ट हो जाती है। और ये जो पेयरिंग होती है ये होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटीन का, डीएनए का और आरएनए का एक स्ट्रक्चर बनी होती है। उस स्ट्रक्चर की वजह से दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो टेट्राड दिखाया हुआ है। टेट्राड का मतलब है कि 4 क्रोमेटिड्स आपको विजिबल होंगे, 4 क्रोमेटिड, है ना। 4 क्रोमेटिड कैसे विजिबल होंगे मैं आपको बता दूं कि ये जो टेट्राड अभी विजिबल हैं ये इस स्टेज के अंदर विजिबल नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ आपको बाईवेलेंट विजिबल होंगे। बाईवेलेंट का मतलब है कि एक ऐसा क्रोमोसोम और इसके साथ में अलाइन हुआ दूसरा क्रोमोसोम। मैं आपको ये बाईवेलेंट और टेट्राड स्ट्रक्चर इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब सेल इंटरफेज स्टेज के अंदर एंट्री करती है तो क्रोमोसोम्स के पास केवल सिंगल क्रोमेटिड होता है ना। जब इंटरफेज स्टेज के अंदर जब उसका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, तो रेप्लिकेशन होने के बाद जो पहले क्रोमोसोम केवल एक सिंगल फाइबर था अब वो 2 फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उस क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। इन 2 क्रोमेटिड्स को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड होते हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड उनको बोलते हैं। तो जब एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे, एक क्रोमेटिड ये एक ये, 2 इसके और 2 दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, है ना। तो अगले स्टेज में जाएंगे तो हर एक क्रोमोसोम के दोनों अलग अलग क्रोमेटिड विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्टेज हो जाएगी टेट्राड स्टेज बनेगी आगे जाके। अभी क्या है कि इस स्टेज के अंदर केवल एक क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम का साइड बाय साइड या एक दूसरे के ऊपर अलाइन होंगे, तो वो क्या बन जाएगा, बाईवेलेंट स्टेज बन जाएगी। और दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में पेयरिंग किसकी वजह से करते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखो ये दिखाया हुआ है और एग्जैक्टली इस तरह से पेयरिंग होती है। एक क्रोमोसोम नीचे है, इसके ऊपर रेड कलर का दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों की आपस में जो है इस तरह से पेयरिंग हो जाती है। और इसके बीच में इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में आपको छोटे छोटे वाइट फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, है ना। ये वाइट फाइबर्स कौन से दिख रहे हैं, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के वाइट फाइबर्स आपको दिख रहे हैं। तो साइनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स होता है ये ट्राईपार्टिएट स्ट्रक्चर होती है, 3 लेयर की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। 2 लेयर तो आपको ये बाहर के साइड में रेड कलर की दिख रही है और बीच में एक ब्लू कलर की लेयर दिख रही है। तो बाहर के जो रेड कलर की जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है उसको बोलते हैं लेटरल एलिमेंट्स, है ना। लेटरल एलिमेंट साइड में है, बीच वाले को जो बोलते हैं सेंट्रल एलिमेंट। और ये जो लेटरल एलिमेंट और सेंट्रल एलिमेंट बहुत पतले पतले जो हैं फाइबर्स से जुड़े होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एलिमेंट। तो दिस ट्रांसवर्स एलिमेंट आर जॉइनिंग द ऑल द 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मेनली इन 3 स्ट्रक्चर से मिला है, इसलिए ट्राईपार्टिएट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो टोटल साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है ये राइबोप्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होता है। राइबोप्रोटीनेसियस मतलब इसके अंदर आरएनए भी मिलेगा,
इसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिलेंगे और इसके अंदर आपको डीएनए भी मिलेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलके ही साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की इस क्या नाम है इस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की, है ना, तो इसमें क्या मिला कि जो ये दो लेटरल एलिमेंट्स हैं, है ना, ये जो दो साइड के जो रेड कलर के आपके दिख रहे हैं इनको लेटरल एलिमेंट्स बोलते हैं। दीज टू लेटरल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स। तो इन लेटरल एलिमेंट्स के साथ में देखो ये फाइबर्स अटैच हो रखे हैं, है ना, इन फाइबर्स को बोलते हैं साइनेप्टोमियर्स। साइनेप्टोमियर्स, यही फाइबर्स जो किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, यही फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ में अटैच हो जाएंगे और दोनों क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम को इधर और दूसरे क्रोमोसोम को इधर आपस में अटैच करते हैं। तो दीज पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को एक दूसरे के साथ में अटैच करते हैं। ठीक है, तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये इसके अंदर जो है पतले पतले फाइबर्स साइनेप्टोमियर्स इनको बोलते हैं। बीच में जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है इसको जाइगोमियर भी कुछ लोग बोलते हैं, है ना। और अगर इसकी जो एलिमेंट्स की बात करें कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के जो है उसके अंदर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में, तो जो लेटरल एलिमेंट्स होते हैं, जो रेड कलर के साइड में जो लेटरल एलिमेंट्स हैं, दीज लेटरल एलिमेंट्स आर द फॉर्मेशन ऑफ SYCP3, है ना। तो SYCP3 क्या होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नंबर 3। ठीक है, टोटल 3 साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नजर आएंगे, SYP3, SYP2 एंड SYP1। SYP3 प्रेजेंट होता है लेटरल एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, जो रेड कलर के विजिबल होते हैं। तो दीज आर मेड अप ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 3 इन ह्यूमन। और जो बीच में ब्लू कलर का है ना, ये बना होता है SYCP2 प्रोटीन, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नंबर 2। तो ये ब्लू कलर का बीच में जिसको सेंट्रल एलिमेंट हम बोलते हैं, ये SYCP नंबर 2 प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये था कि ये ह्यूमन का जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है इन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन के साथ में यहाँ पे बहुत सारे आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं, बीच में छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स, और ये साइड में जो है वो जो जिनको हम क्या बोलते थे, साइनेप्टोमियर बोलते थे। दीज आर मेड अप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो वो सेकंड स्टेज आपको समझ में आई, है ना। सेकंड स्टेज को क्या नाम दिया था, सेकंड स्टेज थी हमारी जाइगोटीन स्टेज, ठीक है, जिसके अंदर पेयरिंग जो है वो हो चुकी है। अब जो थर्ड स्टेज है प्रोफेज 1 की, इसको बोलते हैं पैकिटिन स्टेज। यहाँ पे आप देखेंगे हर एक क्रोमोसोम के अंदर, है ना, 2 अलग अलग क्रोमेटिड आपको विजिबल हो जाएंगे। तो ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर अब ये दिखेगी आपको, ठीक है, ये क्रोमोसोम विजिबल होगा। इससे पहले वाली स्टेज जो थी उसके अंदर जो क्रोमोसोम था वो केवल सिंगल जो है क्रोमेटिड का, सिंगल जो है क्रोमेटिड विजिबल था। लेकिन अब कंडेंसेशन जो है क्रोमोसोम्स की इतनी ज़्यादा होगी कि दोनों जो क्रोमेटिड हैं एक क्रोमोसोम के वो अलग अलग आपको विजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ विजिबल इन पैचिडिन स्टेज, ठीक है। तो दोनों अलग अलग क्रोमेटिड विजिबल हो जाएंगे। अब डायड एंड टेट्राड स्टेज बन जाएगी। डायड एंड टेट्राड स्टेज क्या हो जाएगी कि भी एक क्रोमोसोम के, इस एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड की वजह से तो ये डायड बन जाएगी, है ना, डायड स्टेज। लेकिन मैंने बताया था कि इससे पहले वाले स्टेज के अंदर क्या हो गया कि 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में होमोलोगस पेयरिंग इनकी हो जाएगी, तो 4 क्रोमेटिड आपको एक साथ विजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, इसके भी 2 क्रोमेटिड और इसके भी 2 क्रोमेटिड, है ना। तो टोटल 4 क्रोमेटिड एक साथ आपको विजिबल होंगे। तो इस 4 क्रोमेटिड वाले स्टेज को बोलेंगे टेट्राड स्टेज। और डायड किस लिए बोलते हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास आपको 2 क्रोमेटिड्स विजिबल हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बाईवैलेंट स्टेज, डायड स्टेज और टेट्राड स्टेज। दोबारा से रिपीट करता हूँ, बाईवैलेंट स्टेज में क्या था कि एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड था पहले,
दूसरा क्रोमोसोम इसके साथ में पेयरिंग करेगा जिसके पास भी एक ही क्रोमेटिड विजिबल है तो 2 क्रोमेटिड लेकिन विजिबल अभी एक ही है। तो दो क्रोमोसोम्स, सिंगल क्रोमेटिड वाले 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में पेयरिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं बाईवैलेंट स्टेज, जो इससे पहले वाली जाइगोटिन स्टेज के अंदर विजिबल था। लेकिन पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या है कि एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ कंडेंसेशन इन दिस स्टेज। उस एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड्स विजिबल हैं तो इसको बोलेंगे डायड। एक डायड ये है, दूसरा डायड ये है। दोनों स्ट्रक्चर जब आपस में पेयरिंग होगी तो एक साथ आपको 4 क्रोमेटिड विजिबल आएंगे। दिस 4 क्रोमेटिड स्टेज इज नाउ नोन एज द टेट्राड स्टेज। ठीक है, तो डायड एंड टेट्राड स्ट्रक्चर बन जाएगी किसके अंदर, पैचिटिन के अंदर। जो मूवमेंट है सेंट्रियोल का टुवार्ड्स द अपोजिट पोल वो चलता रहता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम चलता रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम के है ना, मान लो एक तो ये है, एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड ये है। ये 2 क्रोमेटिड, एक ब्लू क्रोमेटिड और एक रेड क्रोमेटिड। अगर इन 2 क्रोमेटिड की हम बात करें तो इन दोनों को बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बिकॉज दीज क्रोमेटिड्स आर ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, है ना, क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है लेकिन क्रोमोसोम तो ये भी अलग है और ये भी अलग है। स्ट्रक्चर सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। मान लो ये अगर ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 2 है तो ये भी ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 2 ही होगा, तभी वो होमोलोगस होंगे। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम है ना, इस एक ब्लू वाले क्रोमोसोम की बात करें तो इसके अंदर ये जो 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट हैं इनको बोलेंगे आपस में कि ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं। रेड वाले क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड है इनको आपस में बोलेंगे कि ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ठीक है, अब ये समझना कि एक ब्लू वाला क्रोमेटिड और एक रेड वाला क्रोमेटिड को अगर बोलेंगे तो इनको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, क्योंकि ये एक क्रोमोसोम के तो नहीं है, 2 अलग अलग क्रोमोसोम के हैं। तो दीज 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये क्या करेंगे कि ये 2 क्रोमेटिड्स अपने आप को एक जगह से क्रॉस करते हैं, है ना। तो जहाँ पे उनका क्रॉसिंग पॉइंट होगा वहाँ पे एक एक्स लाइक की स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये एक्स शेप की स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगी ड्यू टू द क्रॉसिंग ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो एक्स तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी है, जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं चाइज़मेटा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ चाइज़मा इन पैकेटिन स्टेज। अब चाइज़मा फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे एक प्रोसेस चलती है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस। क्रॉसिंग ओवर, इस क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस किया है, इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होगा, है ना। और वो एक्सचेंज होने के बाद आपको इस तरह की स्टेज नज़र आएगी कि भाई जो ब्लू कलर का जो पोर्शन था इस क्रोमेटिड का वो तो दूसरे के ऊपर पहुंच जाएगा और जो रेड कलर का जो पोर्शन था दूसरे क्रोमेटिड का वो अब इसके पास आ जाएगा। तो इसको बोले हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चाइज़मेटा। तो ये एक्सचेंज किस किस के बीच में हुआ है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, ये क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के द्वारा होता है। इस प्रोसेस को समझाने के लिए एक हाइपोथेसिस दी है जिसको बोलते हैं ब्रेकेज एंड रीयूनियन हाइपोथेसिस, कि भाई इन क्रोमेटिड्स का बीच में जेनेटिक मटेरियल ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद उसका फिर से रीयूनियन होता है जिसकी वजह से ये क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस चलती है। तो वो हाइपोथेसिस कौन सी है, ब्रेकेज एंड रीयूनियन हाइपोथेसिस। ये दी थी डार्लिंगटन, है ना, डार्लिंगटन ने ये प्रोसेस दी थी। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि भाई जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, अब वहाँ पे एक एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आएगा। वो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इन दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट पे कट लगा देगा, एक यहाँ से कट लगा देगा, यहाँ से। ठीक है, दोनों के अंदर कट लगा दिया, यहाँ रेड वाले पे भी कट लगा दिया, ब्लू वाले पे भी कट लगा दिया। कट लगाने वाला एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या फिर उसको बोलते हैं यू प्रोटीन। यू प्रोटीन, ठीक है, उस यू प्रोटीन जिसकी वजह से यहाँ पे जो कट लगाए हैं उस कट लगाने वाली प्रोसेस को बोलते हैं निकिंग। निक यानी कि एक कट वहाँ पे उसने लगा दिया, तो ये निकिंग प्रोसेस के द्वारा इसके अंदर एक कट लगा दिया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने। अब उसके बाद क्या होगा
कि कट लगाने के बाद जिस मटेरियल के अंदर, जिस पोर्शन के अंदर वो कट लगाया है, अब उस कट का एक्सचेंज हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल का। तो इसका पोर्शन जो है वो इसके पास चला जाएगा, रेड वाले का पोर्शन ब्लू वाले के पास हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक्सचेंज कैसे होता है? ट्रांसपोजिशन होगा, है ना। ट्रांसपोजिशन में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स अगर आपको पता हो तो वो क्या होगा कि क्रोमोसोम्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर होते रहते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो उसी ट्रांसपोजिशन प्रोसेस के द्वारा इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज होने के बाद अब इनको फिर से क्या करना है? सील करना है ना, इनकी सिलाई करनी है। तो वो क्या करेगा, कौन करेगा? लाइगेज एंजाइम आएगा यहाँ पे। कौन सा एंजाइम इनको वापस फिर से सील करेगा? लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो उस लाइगेज एंजाइम को आर प्रोटीन भी बोलते हैं, आर प्रोटीन। पहले वाले जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था उसको बोलेंगे थे यू प्रोटीन, लेकिन लाइगेज एंजाइम को क्या बोलेंगे यहाँ पे? आर प्रोटीन। अब वो क्या करेंगे? इनको फिर से वापस से अटैच कर देंगे। एक्सचेंज होने के बाद ब्लू कलर वाला जो जेनेटिक मटेरियल था वो रेड के साथ में अटैच हो जाएगा, रेड वाला ब्लू के साथ में अटैच हो जाता है। तो इनकी वापस से लाइगेशन इनका हो जाता है, री एनएल, है ना। तो लाइगेशन जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं री, वापस से एनिलिंग, है ना, री एनिलिंग प्रोसेस। तो री एनिलिंग प्रोसेस के द्वारा वो आपस में एक दूसरे के साथ में फिर से अटैच हो गए हैं। इसके अलावा मैंने बता दिया कि जो एस्ट्रस होते हैं उन एस्ट्रस का मूवमेंट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल वो चलता ही रहता है। तो ये थी क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस। कौन सी सब स्टेज के अंदर चलती है? वो पैकिटिन स्टेज के अंदर वो जो है क्रॉसिंग ओवर चलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1 की, देखो अभी डाइवर्ट नहीं होना, हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की जो पहली स्टेज है जिसको प्रोफेज 1 बोलते हैं, वही प्रोफेज 1 चल रही है। प्रोफेज 1 की हमने 3 स्टेज पढ़ ली हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, पैचिटीन या पैकिटीन। उसके बाद जो 4th स्टेज है उसको बोलते हैं डिप्लोटीन। अब ये जो डिप्लोटीन स्टेज है ये सबसे लंबे ड्यूरेशन के प्रोफेज 1 के अंदर, है ना। मैंने बताया था कि प्रोफेज 1 इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द कैरियोकाइनेसिस 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। अब प्रोफेज 1 के अंदर जो सबसे लंबे ड्यूरेशन की प्रोसेस है वो है डिप्लोटीन स्टेज। सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेज भी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस भी होते हैं। अब क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, है ना, जो क्रोमोसोम्स जो आपस में क्रॉस कर रखे थे, ये है ना, इनकी क्रॉस हो रही थी, ये जो यहाँ पे चाइज्मा बन रहा था साइनेप्सिस के द्वारा, अब डी साइनेप्सिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। साइनेप्सिस में क्या हुआ था कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रोसेस चलती है जिसको बोलते हैं डी साइनेप्सिस। उस डी साइनेप्सिस प्रोसेस में क्या है कि जो साइनेप्स जो बने थे, है ना, जो 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में अलाइन हुए थे, अब वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो चाइज्मा फॉर्मेशन हुआ था, है ना, अब वो चाइज्मा फॉर्मेशन जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा टुवार्ड्स द टर्मिनल एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्योंकि यहाँ से जब क्रोमोसोम्स खुलेंगे, है ना, तो ये क्रोमोसोम्स इधर पुल होगा, ये क्रोमोसोम्स इधर जाएगा, तो ये खुलेंगे। तो जो क्रॉसिंग ओवर होनी थी, है ना, जो क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुई थी उसका टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, 1 मिनट होल्ड करना बेटा, ये कुछ अलग से वो खुल गया इसमें। हाँ, तो इसमें देखो कि एक डी साइनेप्सिस मतलब जो क्रोमोसोम्स की जो आपस में पेयरिंग हुई थी, है ना, अब वो पेयरिंग जो है सेपरेट होना, क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो एक दूसरे को क्रॉसिंग हुई थी, अब वो क्रॉसिंग टुवार्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे चिप लाइक फैशन के अंदर खोलते हैं तो दोनों एंड एक दूसरे से सेपरेट होने चली जाएगी और वो जिप जो है वो एंड्स की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी। उसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस। कि जो चाइज्मा था, ये चाइज्मा अब टर्मिनल एंड्स की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी साइनेप्सिस चलता है और डी साइनेप्सिस की वजह से टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस चलती है। इसके अलावा और क्या चेंज होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो जाएंगे, डिसअपियर होना स्टार्ट इसके अंदर हो जाएंगे। तो ये सारे चेंजेज होते हैं डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। डिप्लोटीन स्टेज के बाद अब यहाँ पे देखो कि जो एस्ट्रस थे या जिसको सेंट्रियोल थे, वो सेंट्रियोल ऑलमोस्ट दूसरे एंड तक पहुँच चुका है ना, ऑलमोस्ट जो है अपोजिट पोल्स पे तक ये पहुँच चुका होता है। जो 5th स्टेज है प्रोफेज 1 की, उसको बोलते हैं
डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या है कि जो टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस जो इससे पहले वाली डिप्लोटीन स्टेज के अंदर चल रही थी वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, है ना। कंप्लीट मतलब ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएगा चाइज़मा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, मान लो अगर एक ये क्रोमोसोम है तो दूसरा क्रोमोसोम बिल्कुल एंड्स के साथ में जॉइंट रह जाएगा, बाकी पूरा जो है क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ टर्मिनलाइजेशन। तो यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, जो क्रॉसिंग जो थी वो बिल्कुल एंड्स के ऊपर पहुँच चुकी है। इसके अलावा इनमें से स्पिंडल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस इससे पहले वाले स्टेज के अंदर डिजनरेट होना स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ पे जो है कंप्लीट, एक तरह से कंप्लीट डिजनरेट हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और न्यूक्लियोलस का, है ना। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। अब क्या है कि जो बाईवैलेंट्स हैं, है ना, बाईवैलेंट्स कौन से, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, इरेगुलर अटैचमेंट है, मतलब इस पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म हम बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, अब वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो गया बिकॉज ऑफ द डिजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बनेगी, उस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर वो जो क्रोमोसोम्स थे बाईवैलेंट्स थे, वो इरेगुलरली जो है स्कैटर्ड रहेंगे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर। इसके अलावा डाइकाइनेसिस में और क्या होगा, बस इतना ही था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई कंप्लीट डिजनरेट हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, और जो बाईवैलेंट्स थे वो स्कैटर्ड हो जाएंगे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे दिखाई हुई है। पहले तो क्या था कि क्रोमोसोम्स देखो एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच थे थ्रू द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में के बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, ये देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, एक बार यहाँ से क्रॉसिंग ओवर, ये डबल क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दिखा रखा है। एक दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक जगह भी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, दो जगह भी हो सकती है, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि भाई दो कौन कौन से क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम्स की लेंथ कितनी है ना, तो वो कितनी क्रॉसिंग ओवर उनके बीच में होगी। अब इसके बाद जब डिसाइनेप्सिस प्रोसेस होती है, तो डिसाइनेप्सिस प्रोसेस में क्या है कि क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर अवे होते हैं। तो अवे होंगे तो जो क्रॉसिंग पॉइंट हैं, वो क्रॉसिंग पॉइंट्स एंड्स की तरफ जो है मूवमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस। टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है कहाँ तक, डाइकाइनेसिस तक आते आते। उसके बाद क्या है, क्रोमोसोम्स के साथ में क्या हो जाएंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाता है डाइकाइनेसिस के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस दिखानी थी, इस तरह से टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस चलती है। अब सेकंड स्टेज की बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की, जिसको बोलेंगे मेटाफेज 1। अब इस मेटाफेज 1 के अंदर क्या है कि जो बाईवैलेंट्स हैं, है ना, बाईवैलेंट्स मतलब दो दो क्रोमोसोम्स। अब इसके ये जो क्रोमोसोम्स हैं, दीज क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाएंगे दो लाइन के अंदर, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। माइटोसिस के अंदर आपने देखा था कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स केवल एक सिंगल लाइन के अंदर अरेंज्ड होते हैं, और वहाँ पे क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट इस तरह से था, ठीक है। मैं माइटोसिस की बता रहा हूँ आपको। तो माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट था वो इस तरह से था जो मैंने अभी बनाया है। लेकिन जो है मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट होता है वो डबल लाइन के अंदर होता है, कि यानी कि दो दो क्रोमोसोम्स के जो है यहाँ पे एक साथ अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो डबल लाइन के अंदर क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट होगा। तो अगर पोजीशन आप देखेंगे तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट है टू इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, इसमें क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं, दीज आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड सेंट्रोमियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। तो सेंट्रोमियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रोमियर। लेकिन माइटोसिस के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट था कि जो आर्म्स थी, दीज आर्म्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड सेंट्रोमियर वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आना। अब क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स जो है, इस एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड हैं, इस क्रोमोसोम के पास भी दो क्रोमेटिड हैं। दोनों क्रोमेटिड के पास जो सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर हैं, ऑल दीज टू काइनेटोकोर्स आर अटैच्ड विद द स्पाइंडल फाइबर ऑफ वन पोल ओनली, है ना। ये भी इधर वाले पोल्स के साथ ही अटैच होगा। अब नीचे वाले क्रोमोसोम्स का जो काइनेटोकोर है वो केवल इस पोल के साथ में अटैच होंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे, है ना,
जो क्रोमोसोम्स जो थे वहाँ पे दोनों साइड से अटैच होते थे, ठीक है, अपोजिट पोल्स वाले से दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम अटैच था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वन क्रोमोसोम्स विल बी अटैच्ड बाय द ओनली वन साइड ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि आगे तो दूसरा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से जाके अटैच नहीं हो सकता। अब क्या होगा कि अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर विद द क्रोमोसोम, अब जो दो क्रोमोसोम्स जो सेपरेट होंगे, स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को इधर खींचेगा और इस क्रोमोसोम को इधर खींचेगा, है ना। अब ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा। अब इनके बीच में जो गैप बनेगा, क्रोमोसोम्स के बीच में जो गैप बनेगा, तो उस गैप के अंदर यहाँ पे एक दूसरा स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होगा बिटवीन द टू क्रोमोसोम। अब इन दो क्रोमोसोम्स के बीच में जो स्पिंडल फाइबर बनेगा उसको बोलेंगे इंटरजॉइनल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं उनको तो बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। दो क्रोमोसोम्स के बीच में जो स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स। और ये इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, इसको हेल्प करेंगे दो क्रोमोसोम्स को दूर पुल करने की, है ना, उसको दूर जो है वो पुश करेंगे। और स्पिंडल फाइबर्स जो पोल से आए हैं वो भी क्रोमोसोम्स को अपोजिट साइड के ऊपर लेके जाएंगे। तो मेटाफेज स्टेज के अंदर इतना ही होता है कि दो इक्विटोरियल लाइन के ऊपर क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे और अरेंज होने के बाद स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट होने के बाद इन क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ खींचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज के अंदर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, है ना, और दूसरे क्रोमोसोम्स दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ में क्रोमोसोम्स का मूवमेंट यहाँ पे चलता है। एनाफेज में सेपरेट हो जाते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर बनती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर, वेरियस शेप्स, है ना, वी शेप बनेगी, जे शेप बनेगी, है ना, या फिर रोड शेप बनेगी। वो मैंने बताया था किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन क्या है। बिल्कुल सेंटर में पोजीशन है तो वी शेप की स्ट्रक्चर बनेगी जब उसको खींच के लेके जाएंगे, है ना, तो इस तरह से वी शेप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा अवे है तो जे शेप बन जाएगी, एक आर्म बड़ी होगी एक आर्म छोटी होगी। और अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल एंड पे है तो रोड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जब क्रोमोसोम्स को पुल करके लेके जाएंगे टू द अपोजिट पोल्स। अब क्या है कि जो टेट्राड स्टेज थी, है ना, वो टेट्राड स्टेज अब डाइड स्टेज के अंदर आ गई, क्योंकि भले तो दो क्रोमोसोम्स के 4 क्रोमेटिड एक साथ नजर आ रहे थे, अब एक क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड ही नजर आएंगे, ठीक है। एक क्रोमेटिड ये, दूसरा क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, दूसरा क्रोमेटिड ये, तो एक क्रोमोसोम्स के पास केवल 2 क्रोमेटिड ही विजिबल हैं। तो ये डाइड स्टेज, टेट्राड स्टेज अब खत्म होगी, क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। वन सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इस एंड पे आएंगे, सेकंड सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस एंड पे जाएंगे, ठीक है। तो टेट्राड स्टेज इज नाउ डिवाइडेड इनटू द डाइड स्टेज। तो ये था एनाफेज। एनाफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज है जिसको बोलेंगे टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 के अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स थे वो कंप्लीटली दूसरे एंड के ऊपर जा चुके हैं। दूसरे एंड के ऊपर जाने के बाद वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है नई बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा न्यूक्लियोलस फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से अपोजिट पोल पे इसके अलावा सेल फूरो का फॉर्मेशन या सेल प्लेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एनाफेज स्टेज के अंदर ही, कि साइटोकाइनेसिस की तैयारी भी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। एस्ट्रल रेज स्पिंडल फाइबर्स डिजनरेट होना, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। एब्जॉर्ब कैसे होते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, उन माइक्रोट्यूब्यूल्स का डीपोलिमराइजेशन होगा तो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स के अंदर वो टूट जाएंगे और ये अल्फा बीटा ट्यूबुलर डाइमर्स जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब फिर से रीपोलिमराइजेशन की बात आएगी तो ये फिर से जो है पॉलीमराइज इनके अंदर हो जाएगा। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स थे स्टार्टिंग में, है ना, सेंट्रियोल्स थे, वो सेंट्रोसोम फॉर्मेशन हो जाएगा। सेंट्रोसोम के अंदर क्या है, 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल और इसके चारों तरफ में एक मैट्रिक्स होती है तो उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ना। पहले सेंट्रोसोम डीजनरेट हो जाता है जब माइटोटिक फेज के अंदर वो जब सेल घुसती है तो सेंट्रोसोम से केवल सेंट्रियोल बच जाते हैं और एस्ट्रल का फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे एस्टर वेस्टर सब खत्म हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स खत्म हो जाते हैं, सेंट्रियोल उसके साथ में मैट्रिक्स मिलकर सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। अब जो कंडेंस थे, फुली कंडेंस जो क्रोमोसोम थे उनके अंदर क्या हो जाएगा, अब डीकंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। डीकंडेंसेशन प्रोसेस किसके द्वारा होती है, हाइड्रेशन प्रोसेस और डीस्पाइरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, जिसकी वजह से नाउ क्रोमोसोम्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द क्रोमेटिन फाइबर्स।
ठीक है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में मैंने आपको पहले भी 1-2 बार बताया है कि अगर एनिमल सेल है तो सेल फूरो के द्वारा एनिमल सेल का डिवीजन होगा। और जो सेल फूरो होता है वो किस चीज़ के बन के बना होता है? एक्टिन फाइबर्स का। एक्टिन फाइबर्स का बनता है। एक्टिन फाइबर्स का एक रिंग बनता है, वो रिंग फिर अंदर के साइड में आते आते छोटा होता जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू जो है वो सेल का फोरो बनता है और सेल जो है डिवाइड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की साइड में कॉन्स्ट्रिक्शंस डेवलप होती है और सेल डिवाइड हो जाती है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर आपको पता है कि सेंटर में एक फ्रैग्मोब्लास्ट बनता है, वो फ्रैग्मोब्लास्ट साइड में जो है माइग्रेट करता है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड हो जाती है। ये था डिवीजन ऑफ द सेल्स, जिसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल फोरो इन द एनिमल सेल एंड सेल प्लेट इन द प्लांट सेल। तो ये था साइटोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 का सिग्निफिकेंस क्या है ना? जो मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो सेपरेट हुए थे, है ना, वहाँ पे मैं टर्मिनोलॉजी बताना भूल गया था। डिसजंक्शन प्रोसेस चलता है। डिसजंक्शन का मतलब यह है कि जो 2 क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच थे, वो क्रोमोसोम्स अब एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और 2 अलग अलग सेल्स के अंदर वो चले जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन है उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। तो इस डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस इसके अंदर हो जाता है मियोसिस 1 के अंदर। अब इसके अंदर क्रोमोसोमल और जीनोमेटिक म्यूटेशंस डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि एक तो क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया था, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज आ जाएंगे, उसको बोलेंगे जीनोमेटिक म्यूटेशंस। ठीक है। अब एक चीज़ और आप देखेंगे कि जब क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ चेंज हो गया तो जो 2 इक्वेटोरियल लाइन के अंदर जो क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट था, है ना, वो अरेंजमेंट क्या होता है? परमुटेशन कम्बिनेशन होता है। भाई एक क्रोमोसोम के साथ में नंबर 3 क्रोमोसोम आएगा, नंबर 4 क्रोमोसोम्स के साथ में नंबर 6 क्रोमोसोम आएगा। ठीक है। तो जो अरेंजमेंट होता है इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, वो भी क्या है? उसके अंदर भी क्रोमोसोम्स का परमुटेशन कम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं। तो मेन बात यह है कि जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज आ जाते हैं, जिनको क्रोमोसोमल या जीनोमेटिक म्यूटेशंस बोल देते हैं। अब रिकम्बिनेशन होता है जीन्स का। रिकम्बिनेशन का मतलब है कि जो एक्सचेंज हुआ था जेनेटिक मटेरियल, भाई ये टुकड़ा इस क्रोमोसोम के पास चला गया, ये टुकड़ा इस क्रोमोसोम्स के पास चला गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट थी अब वो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे जो जीन थी वो यहाँ पे चली जाएंगी। इस तरह से जो जीन्स का जो लोकेशन था, है ना, वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जीन का जो ग्रुप होता है बहुत सारे जीन्स का, उसका फिर से रिकम्बिनेशन हो गया, है ना। तो कम्बिनेशन ऑफ जीन्स का नया कम्बिनेशन बन जाएगा। भाई ये 2 जीन्स नहीं आ गई, ये 2-3 जीन्स पुरानी हैं। दूसरे बारे में ये 2 जीन्स नहीं आ गई, ये 3 पुरानी हैं। तो जो कम्बिनेशन था जीन्स का, 5 जीन्स का कम्बिनेशन, अब वो कम्बिनेशन फिर से नया कम्बिनेशन बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ द जीन्स। ठीक है। तो इन क्रॉसिंग ओवर्स की वजह से और जो बाइवैलेंट्स का जो ओरिएंटेशन होता है ना, उस ओरिएंटेशन की वजह से क्या हो जाएगा कि उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस जो है, जेनेटिक जो है वेरिएशंस उसके अंदर आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर। तो ये सिग्निफिकेंट है। तो जो वेरिएशंस जो आते हैं हमारे अंदर या किसी भी स्पीसीज़ के अंदर, वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट स्पीसीज़ टू अडेप्ट एट दैट द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर अगर क्रोमोसोम लेवल पे कुछ भी चेंज होता है, वेरिएशंस होते हैं, तो वो वेरिएशंस उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को फिट बनाते हैं उस पर्टिकुलर टाइप के इन्वायरमेंट में रहने के लिए। अब क्या है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर कई बार क्या होता है कि इंटरकाइनेसिस या तो एब्सेंट होती है ना, यानी कि इंटरकाइनेसिस मतलब 2 मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर जो इंटरफेज स्टेज, वैसे तो मोस्ट ऑफ द केस के अंदर क्या होगा कि वो एब्सेंट होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। और उस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कोई भी डीएनए का सिंथेसाइज नहीं होता, केवल प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस उनके अंदर होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। अगर इंटरकाइनेसिस प्रेजेंट है तो, मतलब इंटरफेज प्रेजेंट है तो, जो छोटा सा जो गैप होगा दोनों के बीच में, उसके अंदर आरएनए, प्रोटीन और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन ही चलता है। ठीक है। तो ये था मियोसिस 1, है ना। आप लोग जो लेक्चर देखते हो उसको शेयर कर दिए करें, ताकि जो भी बच्चा जो नीडी स्टूडेंट है ना, जो कहीं और से क्लास नहीं ले पाता, ताकि वो ये लेक्चर्स देख सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो शेयर ज़रूर करें ताकि सबके पास ये पहुंच जाए। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था। गुड बाय।